नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस राहुल सर क्लासेस में। तो आज की हमारी जो क्लास होने वाली है, दरअसल आपके लिए यूपीएसआई के लिए आपको पता है कि एग्ज़ाम आपका मार्च में है। ऑफिशियली जो है इसकी डेट आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि हमको तैयारी अब क्या करना होगा, तेज़ कर देना होगा। ठीक है, थोड़ा सा हमको फास्ट होना होगा और इसी तैयारी के रूप में क्रम में आपके लिए क्लासेस मिल रही हैं और आगे लगातार मिलती रहेंगी। तो जो आज क्लास आपकी होने वाली है, ये क्लास आपकी पॉलिटी की बेस पे होगी। ठीक है, यानी कोशिश करेंगे कि हम 1 से 2 पार्ट में पूरी कंप्लीट पॉलिटी आपकी कवर करा पाएँ। ठीक है, तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि 1 से 2 बार या हो सके 3 बार, जितना हो सके आप इसको रिवीजन करिएगा। ठीक है, ये चूँकि आपको जो पॉलिटी आज पढ़ाई जाएगी, ये पॉलिटी ऐसा नहीं है कि चेतावनी है आपके लिए कि ये पॉलिटी आपका कोई सब्जेक्ट क्लियर नहीं कराएगी। हाँ, लेकिन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंप्लीट आपके लिए जो क्लास है, ये इससे बाहर प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो आज की पॉलिटी की क्लास आपकी होने वाली है, ये मुख्य रूप से खास करके जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, तो वनडे एग्ज़ाम वालों के लिए हाँ, तो वनडे एग्ज़ाम माफ़ करिएगा कि थोड़ा सा टेक्निकली इशू था। तो जो वनडे एग्ज़ाम होंगे आपके, जो भी वनडे एग्ज़ाम हैं, उन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। यानी आप देखेंगे, आप जब एग्ज़ाम दे कर के आएंगे और इस क्लास को किए रहेंगे, ठीक है, यानी जो पॉलिटी आज की पढ़ाई जाएगी, ये चाहे यूपीएसआई, एसएससी, बैंक, रेलवे, जितने भी आपके जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं, सीडीएस वगैरह, जो वनडे एग्ज़ाम होंगे, इन वनडे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि आप क्लास आपकी आपकी जो आज की क्लास होने वाली है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, कोशिश करेंगे कि जितना कवर हो पाएगा आज करेंगे, उसके बाद अगले नेक्स्ट क्लास में आपको इसका जो बचा हुआ पार्ट दे देंगे। 1 से 2 या बहुत ज़्यादा जाएंगे तो हम 3 क्लास की तरफ जाएंगे और उतने में ही आपका पूरा का पूरा पॉलिटी कवर करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वो चीज़ दे पाएँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि जो अभी जो क्लास आपको देने जा रहे हैं हम, ये अभी का मैंने ट्रेंड जो एनालिसिस किया है आपका यूपीएसआई का, ठीक है, तो यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं ज़्यादा, वहाँ हम ज़्यादा फोकस करेंगे। लेकिन क्योंकि बहुत डीप क्वेश्चन नहीं होते आपके, बहुत अंदर जाकर के प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो प्रश्न होते हैं वो काफ़ी ऊपरी ऊपरी मतलब जो बाहरी प्रश्न होते हैं, एक तरीके से काफ़ी बेसिक प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर चीज़ें, अगर बेस आपका तैयार नहीं है, बेसिक चीज़ें अगर आपको पता नहीं है, तो क्वेश्चन वहाँ से भी गलत हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपका देख रहा था कि 2017 में, 2021 में, ठीक है, तो जो प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे राष्ट्रपति का जो कार्यकाल पूछा गया है, राष्ट्रपति की जो चुनाव की जो एज पूछी गई है कि कितने साल का होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न, काफ़ी सिंपल प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। सिंपल इन द सेंस का मतलब ये है कि जैसे अब यूपीपीसीएस है या यूपीएससी है,
वहाँ से जब इस तरीके से प्रश्न आते हैं तो वहाँ काफ़ी डीप एनालिसिस के बाद प्रश्न आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे काफ़ी सिंपल तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि एकदम सिंपल होगा, ठीक है। लेकिन अगर जानकारी नहीं है, पता नहीं है चीज़ों को, तो आपको वो भी टफ लगती होंगे, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि आज की क्लास आपके लिए काफ़ी सिंपल हो जाए, सरल हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का पहला जो आपका टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है आपका प्रस्तावना से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो प्रस्तावना है आपकी, इस प्रस्तावना के बारे में हम लोग पहले समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अक्सर सुना होगा आपने कि ये जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना के, चूंकि आपको पता है कि हमारा जो संविधान है, ठीक है, तो कई जो इतिहासकार है, कि आप ये कह सकते हैं कि जो लेखक हैं, ये कई जो व्यक्ति हैं वो कुछ ऐसा बोलते हैं कि हमारा जो संविधान है वो उधार का बोरा है। क्या है? उधार का बोरा है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन हम इस बात को नहीं मानते हैं और आपको भी नहीं मानना है, क्योंकि ऐसा नहीं है। हमने चीज़ों को ज्यों का त्यों रख दिया, हमने कुछ चेंज करके चीज़ों को हमने संविधान में रखा है। तो किसी जो भी हमने चीज़ यहाँ ली है या उसके पीछे कोई मुख्य स्रोत है, तो उस स्रोत की बात करते हैं और यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बात करेंगे प्रस्तावना की, ठीक है। जब हम प्रस्तावना की बात करते हैं तो प्रस्तावना के अगर स्रोत की बात करें तो स्रोत जो है प्रस्तावना का, वो माना जाता है कि ये कहाँ से ली गई है प्रस्तावना। तो आंसर होना चाहिए आपका अमेरिका से, ठीक है। लेकिन वहीं अगर एक और प्रश्न इसी तरीके से ट्रिकी आ जाता है और आपसे पूछ ले कि जो प्रस्तावना है, इसकी जो स्रोत है, जो भाषा का स्रोत है, यानी कि जो भाषा है प्रस्तावना की, ये कहाँ से ली गई है, तो आपका आंसर होगा ये ली गई है आपकी ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। चलिए, अब यहीं पे आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें जो प्रस्तावना है, इसमें कुछ शब्द हैं, ठीक है, जो प्रमुख शब्द हैं, उन शब्दों को भी कहीं से अर्जित किया गया है। तो वो शब्द कौन कौन से और कहाँ कहाँ से लिए गए हैं? जैसे मैं बात कर रहा हूं स्वतंत्रता की, ठीक है, लिखते चलेंगे आप लोग, स्वतंत्रता की। दूसरा समता की। तीसरा बंधुत्व की, ठीक है। तो ये जो शब्द हैं तीनों, ये तीनों शब्द कहाँ से लिए गए हैं? तो आपको आंसर होना चाहिए ये हमारे शब्द कहाँ से लिए गए हैं? ये फ्रांस से लिए गए हैं। कहाँ से? फ्रांस से, ठीक है। लेकिन अगर इसके अलावा जैसे कुछ शब्द लिए हमने, जैसे सामाजिक, ठीक है, राजनीतिक, और जो आपका आर्थिक न्याय है। क्या है? आर्थिक न्याय। तो ये 3 प्रकार के न्याय की बात होती है। आपसे पूछा भी गया है प्रश्न कि हमारी प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात हो रही है? तो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की बात हो रही है, यानी 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। और इन न्यायों को कहाँ से लिया गया है? तो ये याद रखिएगा, ये न्याय हमारे कहाँ से लिए गए हैं? तो ये रूस से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं, ठीक है। अब कभी कभी आपने सुना होगा कि क्या जो आप जो प्रस्तावना है, तो ये प्रस्तावना क्या अपरिवर्तनीय है या प्रवर्तनीय है? तो आपका आंसर होगा कि ये प्रस्तावना क्या है आपकी? अप्रवर्तनीय है। क्या है? अप्रवर्तनीय। इसका क्या मतलब है जी? तो इसका मतलब ये है कि ये एक विधिक रूप है, जो विधिक रूप क्या है इसका? अप्रवर्तनीय है, ठीक है। लेकिन अब आप ध्यान से सुनिएगा, हुआ क्या कि कई बार ये देखा गया कि इस प्रस्तावना को बात कर रहे थे हम लोग प्रस्तावना की। इस प्रस्तावना को लेकर के काफी विवाद रहा। जैसे जब प्रस्तावना में कुछ चेंज करना हो, कुछ बदलाव करना हो, तो उसके लिए कहा गया कि प्रस्तावना क्या संविधान का भाग है? अगर हम ये मान लेते हैं कि जो प्रस्तावना है आपकी, क्या ये संविधान का भाग है? क्या ये संविधान का भाग है? तो आप देखिएगा, भाग नहीं है और है, दोनों ही बातें हैं और दोनों ही समझते हैं। नहीं है
ये कब डिसाइड हुआ? देखिए, बहुत डीप में चीज़ें नहीं, क्योंकि आप ज़्यादा अगर डीप में जाने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा और उतना आपसे पूछा भी नहीं जाता है, ठीक है? तो जितना मैं यहाँ पे आपको लिखवा रहा हूँ उस शॉर्ट नोट्स के रूप में आप बनाते चलिएगा, इसको 4, 5, 6 बार, 10 बार रिवीजन करिएगा, जिससे प्रश्न आपके यहाँ से गलत ना हो, ठीक है? तो चलिए, तो क्या ये भाग है या नहीं है, तो इस पे बात करते हैं। तो याद रखिएगा कि ये माना गया प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और जब भाग नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें संशोधन नहीं हो सकता। ये किस केस में डिसाइड हुआ था? तो केस का नाम लिख लीजिएगा, बेरुवारी केस। कौन सा केस है? बेरुवारी केस। बेरुवारी केस कब था ये? 1960 में। और इसमें कह दिया गया कि संविधान जो प्रस्तावना ये संविधान का भाग नहीं है। तब जब नहीं है तो इसका मतलब ये है कि अब इसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता। लेकिन जब इसके आगे एक और केस हुआ, केशवानंद भारती केस, उस केशवानंद भारती केस में क्या निकल के आया? तो कहा गया कि हाँ, भाग है, और जब भाग है तो इसका मतलब यह है कि इसमें संशोधन हो सकता है, ठीक है? संशोधन हो सकता है। तो कब कहा गया ये? तो लिखेंगे केशवानंद वाद में ये कहा गया, और 1973 में 1973 में इसको माना गया। तो वर्तमान का जो प्रस्तावना का प्रतिरूप है, आपको ये मानना है कि हाँ, संविधान का भाग है, और संविधान का भाग है तो ये किससे डिसाइड हुआ? तो ये केशवानंद वाद से डिसाइड हुआ। और जब भाग है इसका मतलब इसमें संशोधन हो सकता है, तो यस, संशोधन इसमें किया जा सकता है, ठीक है? अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो जब प्रस्तावना को भाग मान लिया गया और उसमें संशोधन हो सकता है, तो अब संशोधन भी होगा। और जब संशोधन होगा तो इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब ये है कि जो प्रस्तावना में जब संशोधन हुआ, तो पहला संशोधन जो हुआ वो 42वां संविधान संशोधन, लिखते रहेंगे, 42वां संशोधन कब हुआ था ये? तो 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ 42वां संविधान संशोधन। और इसके माध्यम से इसमें कई बदलाव किए गए, जैसे इसमें कुछ शब्दों को जोड़ा गया। कौन कौन से शब्द थे? तो आपसे पूछा जाता है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष। अब यहाँ पे ये बहस नहीं करेंगे कि धर्मनिरपेक्ष क्यों नहीं है, पंथ निरपेक्ष क्यों है, क्योंकि ये काफ़ी ब्रॉड हो जाएगा। तो मान लीजिए कभी और यूपीएससी या उसके लिए जब क्लास बनाएंगे आपके लिए, तो वहाँ पे डिस्कस कर देंगे, ठीक है? लेकिन आप यहाँ पे यही याद रखना है आपको कि इस 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, और तीसरा शब्द है अखंडता। अखंडता, ठीक है? अब इन 3 शब्दों को क्या किया गया? जोड़ा गया। इन 3 शब्दों को जोड़ा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रस्तावना में कुछ कथन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है? तो प्रस्तावना में जो कथन पूछे जाते हैं उन कथन पर भी फोकस कर लेते हैं। कौन कौन से कथन पूछे जाते हैं? तो जैसे प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र, तो जब परिचय पत्र की बात होगी, किसने कहा परिचय पत्र? तो याद रखेंगे, परिचय पत्र कहने वाले एन ए पालकीवाल। क्या है? पालकीवाल, ठीक है? अच्छा, पालकीवाल जी ने तो ये कहा कि जो प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, लेकिन प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार किसने कहा? तो लिखिएगा, दीर्घकालीन सपनों का विचार, सपनों का विचार किसने कहा? तो लिख लीजिएगा, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। क्या नाम है इनका? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है? अब
ये तो दीर्घकालीन सपनों का विचार उन्होंने कह दिया, लेकिन संविधान की आत्मा के प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो संविधान की आत्मा लिख लीजिएगा, संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो लिखिएगा ठाकुर भार्गव दास, ठाकुर दास भार्गव, ठाकुर दास भार्गव, कभी कभी जो है। चलिए, तो ये संविधान की आत्मा, ये पूछा जाता है आपसे कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो भार्गव दास ने कहा है। ठीक है। अच्छा, संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने माना है? तो लिखिएगा पवित्र दस्तावेज, संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो लिख लीजिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसको कहा है। ठीक है, क्या कहा है इन्होंने? कि प्रस्तावना को एक पवित्र दस्तावेज माना है। अच्छा, प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है, ये किसने कहा है? ये भी बहुत पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा है प्रस्तावना को? तो लिखिएगा डॉक्टर के एम मुंशी, डॉक्टर के एम मुंशी, इन्होंने क्या कहा है? संविधान की जन्म कुंडली कहा है। किसको? प्रस्तावना को। ठीक है, ठीक है, लिख लिया है। आगे बढ़ जाए। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो उद्देश्य हैं प्रस्तावना के, यानी कि हम संविधान का उद्देश्य अगर बात करें, संविधान का उद्देश्य, उद्देशिका है आपकी, तो इसके पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है, इसके बारे में समझें। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। कौन कौन से न्याय हैं? तो लिखिएगा, पहला है सामाजिक न्याय, ठीक है, दूसरा है आर्थिक न्याय, और तीसरा है राजनीतिक न्याय। ठीक है, ये 3 प्रकार के न्याय हो गए आपके। दूसरा, 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की बात पूछा जाता है आपसे कि आपकी प्रस्तावना में कितने प्रकार की जो स्वतंत्रताओं की बात कही गई है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है। कौन कौन सी? तो लिखिएगा, पहला विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और विश्वास की, और धर्म की, और 5वीं है आपकी उपासना की। ठीक है, आगे, तो इसी में 2 प्रकार की समता की बात कही गई है। समता शब्द सुना है ना आपने? तो 2 प्रकार की समता की बात कही गई है। कौन कौन सी? पहली है प्रतिष्ठा की, और दूसरा है अवसर की समानता। ठीक है, देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा समता और समानता में। समानता इन द सेंस कि एक तरफ से सबको बराबर कर दिया जाए, लेकिन समता का मतलब होता है कि जो व्यक्ति वीक है, कमजोर है, उसके लिए कुछ स्पेशल कार्य किए जाएं, उसको और बराबरी पे लाया जाए, बस यही मतलब है। ठीक है, चलिए, एक प्रकार की इसमें बंधुत्व की बात कही गई है, तो यहीं पे लिख लीजिएगा आप लोग, है ना, बंधुत्व। इस बंधुत्व की बात करें तो जो बंधुत्व का मतलब क्या है? जो देश की एकता और अखंडता के लिए जरूरी है, यानी भाईचारे की बात, यानी जो अखंड, मतलब
अखंडता का शब्द आपने सुना है, जो देश की एकता और अखंडता के लिए जरूरी है उसी के लिए बात कही गई है। ठीक है, तो जो अखंडता के लिए जरूरी है उसकी बात कही गई है। तो ये कुछ चीजें मिलती हैं। देखिए, आपके लिए ज्यादा जरूरी ये है कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है और कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है, ये आपके लिए काफी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से प्रश्न आपको लगातार देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताइएगा कि जब प्रस्तावना आप पढ़े हैं, आपने कभी प्रस्तावना तो पढ़ी होगी, तो प्रस्तावना क्या कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये सब शब्द सुने हैं। ये जो प्रस्तावना है, तो इसमें आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है। तो आपकी इस प्रस्तावना में ही छिपा हुआ है, और वो क्या है, तो लिखिएगा, जो शक्ति का जो स्रोत है, उस स्रोत क्या है आपका, हम भारत के लोग। इसका मतलब ये है कि जो हम भारत के लोग शब्द है, ये हम लोगों की, यानी कि हम लोगों के द्वारा दी गई शक्ति है, जो कि संविधान की शक्ति कही जाती है। और ये आपके प्रस्तावना में वर्णित है, हम भारत के लोग, यानी कि भारत के सभी लोग मिल करके इसको शक्ति प्रदान कर रहे हैं। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि शक्ति, संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, हम भारत के लोग, यानी कि हम लोग हैं। ठीक है, वहीं आपसे संविधान की जब प्रकृति पूछी जाए, तो संविधान की जब प्रकृति की बात की जाए, तो प्रकृति का मतलब यह है कि आपने देखा कैसी प्रकृति है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक, यानी लोकतंत्र की बात हो रही है। ठीक है, और गणराज्य। विशेष सूचना कि मैं आपसे शुरू में ही बोल दिया था कि ये जो क्लास है आपकी, ये कोई यूपीएससी या यूपीपीसीएस के लिए नहीं है, ये क्लास 1D एग्जाम वालों के लिए है। और यहाँ पे हम काफ़ी अंदर जाके बातें नहीं करेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, जो आपके लिए भी प्रॉब्लम होगा। और चूंकि अब समय उतना नहीं है आपके पास कि आप चीज़ों को बहुत डीप जा करके 20-25 दिन आप एक ही सब्जेक्ट में गुजार दें, ऐसा आपके लिए नहीं है। ये जो क्लास आपके लिए आज दी जा रही है, ये क्लास पूरी तरीके से केवल और केवल 1D एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। लेकिन हाँ, चूंकि फैक्ट हैं, सारे तथ्य हैं इसमें, तो ये तथ्य सबके लिए जरूरी हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ का एग्जाम दे रहे हो। तो वो तथ्यों के लिए आप इस क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ अभी ये है कि 1D एग्जाम में जो भी आपसे प्रश्न पॉलिटी से पूछे जाएं, वो गलत आपके ना हो। ठीक है, तो ज़्यादा खोजबीन में मत पड़िएगा, कोशिश करिएगा कि इस क्लास को 2, 3, 4, 5 बार आप अच्छे से रिवीजन करिएगा, नोट्स बनाइएगा और बार बार रिवीजन करिएगा, जिससे क्वेश्चन गलत होने की संभावना जो है वो आपकी कम हो जाए। और याद रखिए, सिलेक्शन की तरफ अगर आपको बढ़ना है, तो जो गलतियाँ आपसे हो रही हैं वो गलतियाँ कम हो जाएंगी, तो आप स्वतः सिलेक्शन की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये मेरा अपना अनुभव है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, और देख लेते हैं कैसे चीज़ें हैं। लेकिन मैं चलिए थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे समाजवाद की बात हो रही है, जब हम समाजवाद की बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि गांधी एवं नेहरू की जो विचारधारा से प्रभावित समाजवाद है ना, यानी कि लोकतंत्रात्मक जो है समाजवाद की बात हो रही है। याद रखेंगे, लोकतंत्रात्मक समाज, क्योंकि क्या है ना कि आप लोग मास्टर को आंकने लगते हो ना, ये भी तो समस्या है आपके साथ। चलिए, लोकतंत्रात्मक समाज की बात हो रही है, इसका मतलब यह है कि जो लोकतंत्र है, यानी लोकतंत्र की अगर बात करें, तो लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जहां अंतिम शक्ति किसके पास हो, जनता के पास हो। किसके पास हो, जनता के पास नहीं, तो तब उस, यानी कि अंतिम एक तरीके से निर्णय किसके पास हो, जनता के पास हो, सारी शक्तियां जनता के पास हो, तो ऐसे तंत्र को हम लोकतंत्रात्मक जो है लोकतंत्र कहते हैं। जैसे राजतंत्र आपने सुना होगा, तो वहां क्या होगा कि राजा सर्वोपरि होगा,
लेकिन जब लोकतंत्र की बात होगी तो लोक का मतलब लोगों का जो लोग सर्वोपरि होंगे। जब लोग सर्वोपरि होंगे तो इसी को क्या बोलते हैं, शॉर्ट रूप में आप समझ लीजिएगा कि गण राज्य इसको बोलते हैं, यानी कि सॉरी लोकतंत्र बोलते हैं, ध्यान रखिएगा गलती से हो गया है, लोकतंत्र इसको बोलते हैं, गणराज्य नहीं। और जब समाजवाद में लोकतंत्र की बात करें तो समाजवाद का मतलब ये होता है कि जहाँ पे पूरा का पूरा जो संसाधन है, इन संसाधनों पर किसका नियंत्रण हो, तो नियंत्रण होना चाहिए किसका, पब्लिक का, इसका मतलब गवर्नमेंट का यानी कि सरकार का। और जब पूरा कंट्रोल इनके हाथ में होता है संसाधनों का, तो इसी प्रकार की जो व्यवस्था को क्या कहते हैं, समाजवाद कह देते हैं। और यही आपका समाजवाद, जब लोगों की बात हो, जब लोगों की भागीदारी की बात हो, तब वो लोकतांत्रिक समाजवाद हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही समझिएगा। बाकी इसमें जैसे पंथ निरपेक्ष जैसा शब्द है, अब पंथ निरपेक्ष की अगर मैं आपसे बात करूं तो समझिएगा कि पंथ निरपेक्ष का मतलब यह है कि जिसका अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होता। ठीक है, यानी कि राज्य का या देश का कोई अपना धर्म नहीं होगा। ठीक है, और राज्य सभी धर्मों के साथ अपना समान व्यवहार करेगा। यानी कि मान लीजिए जैसे सरकार है, ठीक है, और वो सरकार अपना कोई धर्म उसका नहीं होगा। एज ए पर्सन व्यक्ति का धर्म हो सकता है कि वो हिंदू से आया, कि मुस्लिम से आया, कि या सिख से आया, कि ईसाई से आया, लेकिन जब उस व्यक्ति की बात करें और उस व्यक्ति के जो उस पद पे बैठा है उस पद की अगर बात करें, तब उसका कोई धर्म नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि किसी राज्य का या किसी देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा, और सबको सभी धर्मों को एक समान रूप से समान व्यवहार तरीके से उसको देखेगा। यही आपका पंथ निरपेक्ष है। प्रभुत्व संपन्न मतलब ये है कि अपने ऊपर सारा कुछ संपन्न, हम लोग किसी के अधीन नहीं है, मतलब हम स्वतंत्र हैं इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये प्रकृति के रूप में बात होती है, जिसमें आपने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देखा, समाजवाद देखा, पंथ निरपेक्ष देखा, लोकतंत्रात्मक देखा, लोकतंत्र देखा, और आपने गणराज्य को देखा। तो इस तरीके से चीज़ें आपकी देखने को मिलती हैं। और अगर मैं यहाँ जैसे गणराज्य शब्द की बात है तो मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि थोड़ा सा डिस्कस किया है तो, कि ऐसा देश जिसका राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत ना होकर के क्या हो, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो। जैसे नागरिक सभी पद पर आसीन होने के लिए जो योग्य हो उनके लिए। जैसे इसका मतलब ये है, सीधी सी बात, कि जैसे मान लीजिए ब्रिटेन की अगर बात करें तो ब्रिटेन में आपको पता है कि राजा होता है, ठीक है, और वो राजा का बेटा राजा, उसका जो है मतलब वो वंशानुगत चीज़ें चली जाएंगी। लेकिन यहाँ क्या होगा, जो राष्ट्र का अध्यक्ष होगा, यानी कि अगर मैं राष्ट्रपति को मान लेता हूँ तो राष्ट्रपति का क्या होगा, एक चुनाव होता है। लेकिन आपको पता है कि प्रत्यक्ष रूप से ना, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन चुनाव होता है। और इसलिए इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है, गणतंत्र व्यवस्था कहा जाता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मैंने बताई दिया आपको। जैसे ऐसा देश जो आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च शक्ति रखता हो, वो क्या हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अंग्रेजों के द्वारा हम गुलाम थे, और जब गुलाम थे तो क्या भारत के लोग अपने आप में कोई निर्णय ले सकते थे, ठीक है। अब क्या है, हम लोग आज़ाद हो गए, तो आज़ाद हो गए तो हम चाहे बाह्य हो चाहे आंतरिक हो, और निर्णय हम स्वतः ले सकते हैं, गवर्नमेंट हमारी निर्णय लेती है। तो ये क्या हो गया, हम लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गए हैं, यानी कि हम पूरी तरीके से संपन्न हैं और हम अपने कार्य खुद कर सकते हैं। इस तरीके से आप बहुत सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ जाएं। मान लीजिए आपसे पूछ ही लिया जाए कि क्या जो प्रस्तावना है आपकी, ठीक है, तो प्रस्तावना का उल्लेख कहीं और भी मिलता है, अन्य प्रावधान कह सकते हैं आप इसको, अन्य प्रावधानों में देखने को मिलता है। तो हाँ, आप देखिएगा, जैसे हमने बात की थी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की, तो ये कहाँ मिलते हैं आपको, तो ये डीपीएसपी में मिलते हैं आपको, यानी कि नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आपको ये मिलते हैं। जो मैंने समाजवाद की बात कही, ठीक है, और आर्थिक स्वतंत्रता की बात कही, और राजनीतिक स्वतंत्रता की बात कही, तो ये तीनों आपको डीपीएसपी में मिल जाएंगे। लेकिन अगर वहीं मैंने स्वतंत्रता की बात की थी आपसे, तो जब स्वतंत्रता की हमने बात की थी तो आपको पता है कि 19 से जो आर्टिकल 19 है, अनुच्छेद 19 है, इस 19 में 6 प्रकार के क्या हैं, स्वतंत्रता की बात कही गई है। तो जब हम स्वतंत्रता की वहाँ पे बात कर रहे थे तो वहाँ 5 प्रकार की स्वतंत्रता आपको देखने को मिल रही थी, ठीक है। लेकिन ये आपके जो मूल अधिकार है, आर्टिकल 19 मूल अधिकार का पार्ट है, ठीक है, मूल अधिकार, तो यहाँ पे आपको ये वर्णित किया गया है, तो वहाँ भी आपको स्वतंत्रता की बात कही गई है। तो ये आपको अन्य प्रावधानों में देखने को मिल जाएंगे, उसी की बात हो रही है, ठीक है। अब बात करें अगर इसी में प्रस्तावना में संशोधन की, तो अगर हम संशोधन की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि
क्या इस प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? क्या मानना है आपका, बताइए। क्या इस संविधान प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? तो केवल अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया से संभव है, साधारण बहुमत से संभव नहीं है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, अनुच्छेद अनुच्छेद 368 के माध्यम से क्या है, संभव है, पूछा जा सकता है, लेकिन साधारण बहुमत से संभव नहीं है। क्या संसद और राज्य विधान के जो विधानमंडल है कि कानून पर प्रस्तावना का प्रभाव पड़ेगा? तो प्रस्तावना में लिखे गए शब्द संसद और राज्य विधानमंडल के कानूनों को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो प्रस्तावना में जो शब्द लिख गए हैं वो शब्दों को या तो संसद या राज्य विधानमंडल इनको ओवरराइड नहीं कर सकते। ठीक है, ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि उन शब्दों को, जो शब्द आपकी प्रस्तावना में उल्लिखित हैं, उनको नीचे डाल के या उनके बिहाफ पे चीज़ें आप नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए जब स्वतंत्रता की बात हो तो क्या आप स्वतंत्रता को ख़त्म कर सकते हैं? तो क्या संविधान की जो प्रस्तावना है, क्या उसके शब्दों को आप डाउनफॉल कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, ओवरराइड आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्या इसमें मूल कर्तव्यों जैसी बातें हैं? तो देखिएगा, देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व की भावना क्या है, एक मूल कर्तव्य है जो आपको आपकी प्रस्तावना में देखने को मिल जाएगा। तो एकता और अखंडता, ठीक है, तो ये आपके किसमें मिल जाएगा, मूल कर्तव्य देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है आपके लिए प्रस्तावना का। तो ये टॉपिक का जो आपका प्रस्तावना वाला टॉपिक है, लगभग इसको हम यहीं पे फिनिश कर देते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको मुझे नहीं लगता कि प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। जहाँ तक रहा यूपी एसआई में जो प्रश्न आए हैं, अगर आप चाहें तो वो भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि एक काम करते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा कि मैं आज एक क्लास यहीं पे इसको क्लोज कर रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग क्या आगे इससे क्लास चाहते हैं? ठीक है, क्योंकि जब आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, मुझे लगेगा नहीं आपको ज़रूरत है, तो आगे कंटिन्यू एक से दो दो क्लास में इसको पूरा कंप्लीट करा दूंगा। लेकिन पहले मैं आज ये जान लेता हूँ कि क्या आपको इसकी नीड है या नहीं। अगर नीड है तो मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है, या आप मुझे कुछ सुझाव दीजिएगा कि आप मैं इसमें कुछ और बेहतर कर सकता हूँ, या आपको और कहानी के रूप में अगर चीज़ें फॉर्मेट चाहिए तो मैं वो भी करके दे सकता हूँ। लेकिन हाँ, आज का मैं सेशन यहीं ऑफ करूँगा आपके लिए, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आपको आगे इसके सेगमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। अगर है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, फिर मैं आगे कंटिन्यू कर दूँगा। ठीक है, तो कल परसों में जब आप मुझे बताएँगे, मैं उसी समय इसको कंप्लीट करके आपको पॉलिटी पूरी 2 पार्ट 3 पार्ट में दे दूँगा। तो जैसा होगा मुझे बताइएगा, आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, इतनी तो उम्मीद मैं आपसे कर ही सकता हूँ। बाकी आप लोग से एक गुजारिश है कि जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन आप देखिए, करते क्या है कि आप वीडियो पे आए, आपको लगा थोड़ा सा ठीक है, बोरिंग लग रहा है, अरे आप थोड़ा सा कंप्लीट तो करिए उसको। जब तक वो पूरी कहानी बनेगी, आपके दिमाग में चीज़ें प्रोसेस होंगी, तब तक आप चीज़ों को ऑफ करके बंद करके निकल जाएंगे, तो क्या होगा, इससे आपका आपके लिए समस्या बढ़ेगी। आधी अधूरी चीज़ें बहुत जानलेवा होती हैं। ठीक है, और जो ज्ञान होता है ना आधा अधूरा, ये तो और काफ़ी हानिकारक हो जाता है, क्योंकि यही आपकी सिलेक्शन को रोकने की सबसे बड़ी वजह है। ठीक है, तो चलिए, जैसा होगा मुझे बताइएगा, कंप्लीट करेंगे आगे। जैसी ज़रूरत होगी आप मुझे कंप्लीट करके बताएंगे, और मैं वहाँ पे फिर आगे इसको कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो चलिए, देखते हैं आप लोग के कैसे रुझान आते हैं, है ना। ठीक है, चले, मिलते हैं अगली क्लास में, जैसा आप उचित समझे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। बाय।